नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएल न्यूज में। और एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अतीक अहमद एआईएमआईएम में हुए शामिल, पत्नी शाइस्ता परवीन को ओवैसी ने दिलाई सदस्यता। तो वहीं तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन, इमरान प्रतापगढ़ी बोले ये चुनाव है शंखनाद। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां थे। पर तमाम बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत दी है। जी हां, अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती बरतने के लिए कहा है। सीएम योगी ने लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हुई 1,85,769 सैंपल की टेस्टिंग में 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है। 10 जिलों में इकाई अंक के मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 227 रह गई है। ये सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारक बन सकती है। उन्होंने कहा, अब तक 7,36,48,783 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 31 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब 16,86,369 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए टेस्ट और ट्रीट की नीति का अनुरूप सभी प्रबंध किया जा रहा है। अतीक अहमद एआईएमआईएम में हुए शामिल, पत्नी शाइस्ता परवीन को ओवैसी ने दिलाई सदस्यता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी आज असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। 12 बजे लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक की ओर से सदस्यता ली। ओवैसी बोले, अतीक पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एनडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा में सर्वाधिक विधायकों और सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अतीक और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाएगी। ओवैसी सदस्यता कार्यक्रम के बाद अयोध्या चले गए। आपको बता दें, रुदौली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वहां पर शेख महदूम शाह से दरगाह पर भी जाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी 8 सितंबर को सुल्तानपुर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर 9 सितंबर को बाराबंकी में भी वंचित शोषित समाज सम्मेलन करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन, इमरान प्रतापगढ़ी बोले ये चुनाव है शंखनाद। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अल्पसंख्यक समाज का ये सम्मेलन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ये सम्मेलन चुनावी कार्यक्रम में और ये चुनाव की शुरुआत है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। एक और जहां बीजेपी, सपा, बसपा प्रदेश में ब्राह्मण और ओबीसी जातियों को साधने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की नजर मुस्लिम समुदायों के वोटों पर है। इस बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक अल्पसंख्यक समाज का ये सम्मेलन चलाया जा रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक अल्पसंख्यक समाज का ये सम्मेलन चलेगा। ये चुनावी शंखनाद है। साथ ही कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन सोमवार को किया था। गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां थे। गोरखपुर में बाढ़ पीड़ित इलाके के लिए दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान से लोगों ने पूछा कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब बांध टूटने तक आप कहां गायब थे। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान का विरोध हुआ है। बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान से लोगों ने पूछा कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब तक बांध टूटने तक आप कहां गायब हो गए थे। बाद में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के मौन मनोबल के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल बांसगांव सीट से सांसद कमलेश पासवान को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। गांव वालों का कहना था कि कोरोना संक्रमण को लेकर अब बांध टूटने तक सब के सब गायब हो गए थे। वहीं से गांव का दौरा करके गुजर रहे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद भीड़ देखकर रुक गए और गांव वालों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद सांसद कमलेश पासवान ने स्टीमर द्वारा एनडीआरएफ और राजस्व कर्मियों के साथ मैरुंड गांव का भ्रमण कर राहत किट वितरित की। अब यूपी विधानसभा में नमाज तो बिहार में हनुमान चालीसा के लिए कमरे की मांग। झारखंड के बाद छिड़ गया है संग्राम। झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विधानसभा में पूजा के लिए स्पेशल रूम की मांग उठ रही है।
कानपुर के विधायक ने जहां यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा मांगा है, तो वहीं बिहार में बीजेपी के विधायक ने हनुमान चालीसा के लिए कमरे की मांग कर दी है। दरअसल झारखंड की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट होने को लेकर विवाद जारी है। अब इस मसले पर उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक चर्चा शुरू हो गई है और यहाँ पर भी विधानसभा में ऐसी ही मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी द्वारा मांग की गई है कि यूपी की विधानसभा में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सपा विधायक ने कहा है कि सत्र के दौरान नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे में आस्था को ध्यान में रखते हुए सही फैसला होगा। मायावती का वादा, ब्राह्मणों के खिलाफ हुए एक्शन की कराएंगी जांच, अधिकारियों पे लेंगे एक्शन। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया है। मायावती ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गया है। सम्मेलन में मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुआ उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सोच पर चलने वाली पार्टी है। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। मायावती ने मंत्र दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और सभी को एकजुट करके चलना है। सीएम योगी बोले, जल्द बढ़ेगी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे, तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग गांव-गांव और घर-घर जाकर दवाएं उपलब्ध करा रही थी और अगर निगरानी समिति के माध्यम से ये लोग ये कार्य नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता। योगी जी ने आगे कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार उसी दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। किसानों का आक्रोश देख डबल इंजन के सारे ड्राइवर हो गए नदारद, अखिलेश का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा किसानों की पार्टी है, हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना नैरेटिव बदलना चाहती है, वो मुश्किल में है। आपको बताते चले कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दिन पहले किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। बीजेपी ने टिकैत पर पलटवार किया है। अब वहीं किसानों को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि किसानों को मैं बधाई देता हूं कि धरना अभी भी चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया है, आतंकवाद तक कह दिया। मुझे खुशी है कि वे अभी भी एकजुट है और आगे उन्होंने कहा कि सपा लगातार किसानों के साथ खड़ी है। जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक एकजुटता बननी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने किसानों के आक्रोश को देखकर डबल इंजन के सारे ड्राइवर नदारद हो गए हैं, ऐसा बयान दिया है। बीजेपी में मच गई हड़कंप, बीजेपी में मच गई भगदड़ और ना जाने कितने सारे इस तरीके के बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। साथ ही उन्होंने कहा यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसी जनक्रांति को जन्म दिया है जो देश को बीजेपी की नफरत भरी राजनीति के अंधकार से निकालकर अमन, चैन और तरक्की की नई रोशनी पर ले जाएगी। अयोध्या में ओवैसी का बड़ा दावा, सपा से नाम मिलने के सवाल पर बोले, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। ओवैसी ने सपा के गठबंधन को लेकर अभी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि सपा से क्यों नहीं मिलते वो, ये अखिलेश से जाकर पूछो, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बात अगर होगी तो बराबरी की होगी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर सियासी दल राजनीतिक गठित सेट करने में जुटा हुआ है। सियासी बढ़त पाने की इस जद्दोजहद में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अयोध्या के रुदौली में जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। सांप्रदायिक और सेकुलरिज्म की बात पर उन्होंने कहा और साथ ही रैली से पहले पोस्टर में फैजाबाद को लेकर भी अपनी बात रखी है।
ओवैसी ने सपा से गठबंधन को लेकर भी अपनी स्थिति अब स्पष्ट कर दी है। उनसे जब लोगों ने पूछा कि वो सपा से क्यों नहीं मिलते, तो इस पर उन्होंने कहा, ये अखिलेश से जाकर पूछो, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, बात अगर होगी तो बराबरी की होगी। अमरोहा में पूर्व भाजपा सांसद कंवर सिंह पर 65 करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर के खिलाफ रियल एस्टेट कंपनी के साथ कथित तौर पर 65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप का मामला दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति विवाद के मामले में पिछले हफ्ते मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को तंवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जल्द ही उनसे पूछताछ भी की जाएगी। ओवैसी बोले, यूपी में सभी बिरादरी को पहचान और हिस्सा मिला, केवल मुसलमान ही लाचार बना रह गया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान कर चुके एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों की दुखती रग पर हाथ रखा, भाजपा से ज्यादा विपक्षी दलों पर हमला किया। कांग्रेस, बसपा और सपा को यूपी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए दोषी करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद का पैगाम यूपी के घर घर तक पहुंच चुका है। यूपी का मुसलमान लाचार और परेशान है। सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमान को उसका हिस्सा नहीं मिला। यूपी में कोई कम पड़ा है तो वो है मुसलमान। ओवैसी ने कहा, इतनी भारी भीड़ एक पैगाम दे रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने लोगों का आह्वान किया और कहा, आप लोग मौका पर सरकारों को जड़ से उखाड़ दें। यूपी विधानसभा 2022 में कांग्रेस ने बिना स्क्रीनिंग 60 नेताओं को लड़ने को दे दी मंजूरी। कांग्रेस घोषित तौर पर अपने करीब 60 नेताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उतारने की हरी झंडी दिखा चुकी है। जी हाँ, यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर अखिल भारतीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। पार्टी की संस्कृति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय लिया जा रहा है। इससे पहले भी उम्मीदवार तय किए जाने की खबर आई थी, लेकिन संबंधित नेताओं ने ही इससे इनकार कर दिया था। सोमवार को प्रयागराज शहर उत्तरी सीट के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को उम्मीदवारी ऐलान किया गया है। प्रभारी सचिव बाजीराव खांडे ने बाकायदा कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम की घोषणा भी कर दी। ऐसा प्रियंका गांधी के निर्देश पर किया गया है। सिंह इसी सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। करीब 2 साल तक उत्तराखंड से प्रभारी भी रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए जरूरी खबर, धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से पहले आधार से लिंक करा ले मोबाइल नंबर। इस बार धान खरीद का रजिस्ट्रेशन करते समय आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा। जी हाँ, OTP आएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि धान खरीद का रजिस्ट्रेशन करने से पहले किसान भाई ये जरूर देख ले कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं। दरअसल सितंबर के अंतिम सप्ताह से खरीफ की फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसान से अनाज खरीदा जा सकेगा। इसके लिए सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में भी धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस बार धान खरीद का रजिस्ट्रेशन करते समय आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि धान खरीद का रजिस्ट्रेशन करने से पहले किसान भाई ये जरूर देख लें कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं। अगर अभी तक लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में वे अपना मोबाइल नंबर को आधार से लिंक जरूर करा लें। प्रियंका गीता दर्शना रेखा बीजेपी की महिला नेता जो यूपी चुनाव में निभाएंगी बड़ा रोल। मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी महिला वोटरों तक पहुँचने के लिए महिला नेताओं की सक्रिय भूमिका में रखकर कई अहम जिम्मेदारी दे सकती है। आइए आपको बताते हैं कौन है यूपी से आने वाले महिला चेहरे जिनकी संगठन से लेकर सरकार तक में भागीदारी है और चुनाव की दृष्टि से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहला नाम आता है स्मृति ईरानी का। अमेठी में राहुल गांधी को हराकर सबसे बड़े राजनीतिक किले को ध्वस्त करने वाली स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में चुनाव में न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली हैं, बल्कि अपने अलग अंदाज की वजह से स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी। दूसरे नंबर पे आती हैं साध्वी निरंजन ज्योति। फतेहपुर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल साध्वी निरंजन ज्योति की पृष्ठभूमि और उनका निषाद जाति में आना उनकी बड़ी खासियत है। दूसरी बार सांसद बनी निरंजन ज्योति पहले विधायक भी रह चुकी हैं। उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ और वेशभूषा से पार्टी को चुनाव में काफी मदद मिलने वाली है। तीसरे नंबर पे आती हैं स्वाति सिंह। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह का राजनीति में सफर बहुत पुराना नहीं है, पर अपने पति दयाशंकर सिंह के एक बयान के बाद जिस तरह भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमर्यादित रूप से उनके खिलाफ बात की, उससे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी में उनको मौका दिया गया। सरकार बनने के बाद स्वाति सिंह को मंत्री भी बना दिया गया। उनको चुनाव के दौरे और प्रचार में मंच पर अहम चेहरे के तौर पर बीजेपी ने पेश किया है। चौथे नंबर पे आती है रीता बहुगुणा जोशी। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत
हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी होना उनका राजनीतिक आधार बनाता है, तो वहीं दूसरा उनका लंबा राजनीतिक अनुभव भी बीजेपी के लिए चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दिला सकता है। इलाहाबाद के मेयर से सांसद तक के सफर में रीता बहुगुणा जोशी ने कई बार अपने जुसारूपन का सबूत दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद वो विधायक और सांसद बनी। इसके बाद ब्राह्मण वर्ग और पढ़े लिखे लोगों के चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोली मायावती, अब गुमराह नहीं होगा ब्राह्मण, फिर बनेगी बीएसपी की सरकार। लंबे समय से अलग थलग पड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने इस बार ब्राह्मण वोट को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी है। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही मंगलवार को इस सम्मेलन का समापन भी हुआ, जिसमें भाजपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया है। मायावती ने भरोसा दिलाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग किसी तरह के बहकावे में नहीं आएगा और भाजपा के अपना समर्थन देगा। मायावती ने दावा किया है कि इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। साथ ही मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से गर्व रहा है कि उन्होंने बिना गुमराह और बहकावे में आए कठिन से कठिन दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ये लोग मजबूत चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे। उम्मीद है कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इन्हीं की तरह कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज के लोग भी कहने लगे हैं कि हमने बीजेपी के प्रलोभन वाले वादों के बहकावे में आकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। बीएसपी की यही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों के सुरक्षा, सम्मान, तरक्की के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से 4 करोड़ का सोना बरामद, तस्कर हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट से 4 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। जी हां, डीआरआई के अधिकारियों की खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी मिली है कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रिदायत के 2 यात्री सोने की तस्करी कर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इसके बाद इस विभाग के आला अधिकारी मौके पर सख्त हुए और इस तस्करी में शामिल 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 9 किलो सोना और कस्टम विभाग के हवलदार को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सोना रियाद से आने वाली फ्लाइट से लाया गया था। तस्कर की मदद से ये सोना मुजफ्फरनगर ले जाया जा रहा था। आरोपियों के पास से 77 सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही फिलहाल इस मामले में विभाग आरोपी की ओर से पूछताछ की जा रही है। विराट कोहली के पास भले ही आईसीसी ट्रॉफी ना हो, 4 टीमों के खिलाफ हमने बनाया है चैंपियन। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही है। टीम 5 मैचों की सीरीज से 2-1 की बढ़त से आगे है। हालांकि कोहली अब तक टीम को आईसीसी ट्रॉफी का खिताब भले ही ना दिला सके हैं, लेकिन फिर भी वे भारत की ओर से 4 देशों के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट जीतने वाले कप्तान रहे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में जलवे बिखेर रही है। चौथे टेस्ट में पहली बार 99 रन से पिछड़ने के बाद टीम ने 157 रन की जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कोहली ने बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ 10 टेस्ट मैच भी जीते हैं। इससे पहले कई भारतीय कप्तान एक देश के खिलाफ 10 टेस्ट जीतने का कारनामा नहीं कर सका था। कोहली ने बतौर कप्तान अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन वे 4 देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं।